नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं उस पर जो है हमारी चर्चा चल रही है और उस पर जो है हमने सभी अध्यायों को जो है वह देख लिया है, यानी कि विश्व की सभी सभ्यताओं के बारे में जो है वह देख लिया है। और आज जो है वह हम सैंडो सभ्यता के ऊपर जो है वह चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जो सैंडो सभ्यता है हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके जो भवन निर्माण है, इसका जो आर्थिक जीवन है, जो इसका सामाजिक जीवन है, जो इसका कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन है और इसकी जो ललित कलाएं हैं हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, यानी कि उन सभी पहलुओं के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे जो कि सैंडो सभ्यता के अंतर्गत जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता हुआ मिलेगा। तो हम उन सभी के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो हम सैंडो सभ्यता के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं और उसके हम विविध पहलू के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। मैंने उन सभी का जो है वो पहले से ही जो है वो अंकन कर रखा है। हम इसके ऊपर जो है वह टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को जो है वह देखते हुए समझते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें पहला पॉइंट जो है देखने को मिलता है वह सैंडो सभ्यता के अंतर्गत जो है वह नगर और भवन का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, यानी कि जो सैंडो सभ्यता के नगर है, भवन है, उनका किस प्रकार से जो है वह निर्माण हुआ है। तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। हम एक एक चीजों को जो है वह देखेंगे किस प्रकार की जो है वो वहाँ का जो है वह नगर निर्माण है, वहाँ की जल निकासी है, भवन निर्माण शैली है और कह सकते हैं कि जो वहाँ की व्यवस्था प्रणाली है, यानी कि जो संस्था प्रणाली है, हम उसको चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कुओं की स्थिति वहाँ पे किस प्रकार की है, कुओं की व्यवस्था किस प्रकार से तैयार की गई है, हम उन सभी के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नगर का निर्माण, यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक है वह नगर और भवन निर्माण के अंतर्गत जो है वह हम नगर के निर्माण के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे कि जो सैंडो सभ्यता जो नगर बसाए गए, जो नगरों का निर्माण किया गया वो किन प्रकार से किया गया, नगरों का निर्माण किस शैली से किया गया, हम थोड़ी चर्चा उनके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप देखेंगे सैंडो सभ्यता के ज्यादातर जो नगर हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि सैंडो सभ्यता के जो ज्यादातर नगर हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं वो आप देखेंगे किसी न किसी जो है वह नदी के किनारे जो है हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि नगर की जो हमें विशेषता देखने को मिलती है वह हमें नगरों की जो विशेषता देखने को मिलती है वो किसी न किसी जो है वह कह सकते हैं कि नदी के किनारे जो है हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये नगर बनाए गए हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं सुदृढ़ प्रणाली व्यवस्था को जो है वह ध्यान में रख करके जो है वह इनका निर्माण किया गया है। नगरों का जो निर्माण किया गया है वो आप देखेंगे कई जो नगर हमें ऐसे देखने को मिले हैं जो आप देखेंगे कि रक्षा प्राचीर से जो है वह घेरे गए हैं, यानी कि रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि रक्षा प्राचीर से घिरे हुए देखने को मिलते हैं। यह जो है वो आयताकार में, त्रिकोणकार में इन पद्धतियों में जो है हमें देखने को मिलते हैं कि इनको जो है वो अलग अलग प्रावधान से जो है वो बनाया गया है। आप देखेंगे इनको बनाने की जो शैली है, यानी कि नगर को बनाने की जो शैली है वो इतनी सुदृढ़ है, इतनी ज्यादा उच्च क्वालिटी की है कि आप देखेंगे इस समय में, यानी कि इस समय में ऐसा विश्व में कोई भी सभ्यता नहीं था जितना यह डेवलप था, यानी कि इसकी जो नगर निर्माण की शैली जो थी वो इतनी ज्यादा आकर्षक थी, इतनी ज्यादा जो है वो समृद्ध थी कि इस सभ्यता के जोड़ का जो है उनमें कोई भी सभ्यता जो है वो देखने को नहीं मिलता। आप देखेंगे कि यह आयताकार जो है वो नगर के जो है निर्माण किए जा रहे हैं। यहाँ की जो सड़क है वह एक दूसरे को जो है वह समतल पे जो है वह काटती देखने को मिलती है। आप देखेंगे इसमें जो है वह नगर के अंदर जो है वो नालियों का जो है वो प्रयोग किया गया है नगरों के गंदा पानी को बाहर निकालने के लिए। ये सारे प्रावधान जो है वो हमें देखने को मिलता है। आगे हम टॉपिक वाइज चीजें जो है वो समझते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे जो नगर निर्माण है ये ज्यादातर जो है हमें नदियों के किनारे जो है वह देखने को मिले हैं। सैंडो सभ्यता के सभी नगर जो है वह नदियों के किनारे हमें जो है वो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा हमें पॉइंट देखने को मिलता है वह नगर के निर्माण के अंदर जो है वह कह सकते हैं कि जल निकासी की व्यवस्था। आप देखेंगे कि नगर में जो है वो जल निकासी की व्यवस्था सबसे हमें उच्चतम जो है वह देखने को मिलती है, यानी कि नगरों में जो है वह कह सकते हैं जल की निकासी का व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा उच्च हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि सड़क के किनारे जो है वो नालियों का जो है वो प्रयोग किया गया है। जो नालियां हैं वो कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के और जो है वो लकड़ी के भी हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कच्ची ईंटों के भी नालियां प्राप्त हुई हैं और आप देखेंगे कि पक्की ईंटों की भी हमें नालियां जो है वो प्राप्त हुई हैं और उसके बाद हमें लकड़ी की भी नालियां जो है वो यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। आप देखेंगे कि ये जो नालियां हैं वो कह सकते हैं कि एक बड़े से नाले में जाकर के मिलती है और ये नाला जो है वो गंदे पानी को जो है वो सीधे नगर के बाहर जो है वो लेकर जाता है। आप देखेंगे कि जो यहाँ पे घर प्राप्त हुए हैं उनमें आप देखेंगे जो स्नानागार है, जो बाथरूम का हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, रसोई घर के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, आप देखेंगे कुएं के साक्ष्य उसमें जो है प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे उनके जो गंदे पानी है वो इन नालियों के द्वारा जो है वो कह सकते हैं कि बड़े नालियों में जाते थे और बड़े नालियों से जो है वो कह सकते हैं कि नगर के बाहर जो है वह निकल जाते हैं।
यानी कि आप देखेंगे विश्व की किसी भी सभ्यता में हमें जो नाली की व्यवस्था यानी कि नाली की जो व्यवस्था है, गंदे पानी को बाहर निकालने की जो व्यवस्था है, वो विश्व के किसी भी सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलती, जो हमें सिंधु सभ्यता में जो है वो प्राप्त हुआ। तो हमने नाली के बारे में जो है वो देखा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो तीसरा हमें देखने को मिलता है भवन निर्माण की शैली, यानी कि भवन निर्माण की जो शैली है, किसी भी भवन को इस नगर के अंदर जो है भवन निर्माण किए गए हैं, उनकी बनाने की क्या क्या शैली हमें जो है वह देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भवन निर्माण में जो है वो कच्चे ईंटों का भी प्रयोग किया गया है और पक्के ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। यह जो भवन होते थे वह कह सकते हैं कि एक मंजिले के और दो मंजिले के भी हमें प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे दूसरे मंजिले पे जाने के लिए जो है वो पक्की हुई सीढ़ियों का जो है उपयोग किया जाता था, यानी कि जो सीढ़ियां थी उनका प्रयोग किया जाता था और उनके माध्यम से जो है वो लोग दूसरे मंजिले पे जो है जाकर के उन घरों में रहते थे। उसके बाद आपको बता दूं कि इस घर के अंदर जो है वह कह सकते हैं एक जो है वो आंगन होता था, आंगन में जो है वो कुआं होता था। उसके बाद आप देखेंगे किचन, बाथरूम और कह सकते हैं कि पैखाना और कमरे जो है वो बने होते थे जिनमें लोग निवास करते थे। ये प्रावधान जो है हमें घर का जो है वह देखने को मिल जाता है। आपको एक बात और बता दूं, इस घर का जो दरवाजा होता था वो जो है वो गलियों की ओर जो है वो खुलता था, यानी कि गलियां जो होती थी उनकी ओर खुलता था और और, और जो खिड़कियां होती थी उनका जो मुहाना होता था वह सड़कों की तरफ होता था। तो जो गलियां होती थी वो बड़ी सड़कों से जाकर के मिलती थी, तो लोग पहले गलियों में निकलते थे और गलियों में निकलने के बाद जो है वह सड़कों पे जाया करते थे। तो इस प्रकार से हमें जो है वो यहाँ के जो भवन निर्माण की शैली है वह इस प्रकार की जो है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जो ये भवन है वह हमें आयताकार में जो है वह देखने को मिलती है। एक इसी प्रकार के, यानी कि जिस प्रकार के हमें एक घर प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार के सिंधु सभ्यता के सभी जो घरें हैं वो प्राप्त हुई, यानी कि एक शैली में जो है वह इन घरों का जो है वह निर्माण किया गया है, आड़ा टेढ़ा नहीं है। यह सारे के सारे जो है वो आयताकार में है और इनकी जो बनाने की पद्धति है वो इसी प्रकार की हमें देखने को मिल जाती है। सभी में जो है वो पक्की ईंटों का जो है उपयोग किया गया है। आप देखेंगे प्लास्टर का जो है हमें उपयोग किया हुआ देखने को मिलता है, यानी कि इनको मजबूत करने के लिए जो है वो प्लास्टर का जो है उपयोग किया गया है। तो ये सारी प्रावधान जो है वो भवन निर्माण की शैली में हमें देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ की जो हमें प्रणाली व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो रहने वाली संस्था, इस नगर को साफ करने वाले, स्वच्छ बनाने वाले जो हमें संस्था देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रणाली व्यवस्था का जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, हम थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर करेंगे और उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रणाली हमें देखने को मिलता है, यानी कि प्रणाली व्यवस्था का हमें साक्ष्य जो है वह देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ विद्वानों ने ऐसा सुझाया है कि यहाँ पे कोई ऐसी जो है वो प्रणाली, ऐसी जो संस्था है यहाँ पे काम कर रही थी जो कि इन नालियों को, जो यहाँ पे नालियां थी उनको स्वच्छ करने के लिए, जो सड़कें थी उनको स्वच्छ करने के लिए, उनको साफ करने के लिए, सड़कों पे झाड़ू लगाने के लिए, नगर को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए जो है एक तरीके का संगठन, यानी कि कह सकते हैं कि नगर पालिका के रूप में जो है वो हमें यहाँ पे पहली संस्था जो है वह देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे एक नगर पालिका का जो है वो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से जो यहाँ पे लोग थे उनको उनके रख रखाव के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए, जो ये नालियां थी उनको साफ करने के लिए, जो स्नानागार मिला है उसकी सफाई के लिए, तो उन सभी के लिए जो है वो एक यहाँ पे हमें संस्था, एक प्रणाली जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो है हमें एक आवासीय जो है वो घर भी देखने को मिलता है, यानी कि जो विदेशी यहाँ पे आते थे, जो व्यापार के लिए लोग आते थे, उनके लिए जो है वो रहने के लिए जो है वो अतिथि घर भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वो ठहर करके जो है वो संपूर्ण अपना जो है व्यापार करके वो वहां से अपने सामान को लेकर के वापस जाते हैं। तो ये प्रणाली हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे नगरों को साफ करने के लिए जो है वो नगर पालिका का साक्ष्य देखने को मिलता है, लोगों को रहने के लिए जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है वो घर बना करके जो है उनको दिया जा रहा है। तो ये सारे प्रावधान जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पांचवा पॉइंट, यानी कि पांचवा पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो हमें कुओं का जो है वो व्यवस्था, यानी कि कुएं किस किस प्रकार के थे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें दो प्रकार के जो है वो कुओं के साथ जो है वो प्राप्त हुए हैं। पहला जो कुआं था वो जो है वो निजी कुआं होता था, जो कि घरों के अंदर होता था। मैंने भी आपको बताया कि घर के आंगन के अंदर जो है वो निजी कुआं होते थे, जो कि घर के अंदर रहते थे और आंगन में रहते थे। वहां पे लोग जो है वो गाँव घर के लोग जो है वो जा करके पानी जो है वो ले सकते थे। एक हमें जो है वो सार्वजनिक कुआं का जो है वो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, यानी कि सार्वजनिक कुएं को भी साक्ष्य में जो है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो कुएं सार्वजनिक होते थे यहाँ पे जो है वो लोग जाकर के पानी जो है वो ले सकते थे, जो यात्री थे वो पानी ले सकते थे, जो व्यापारी थे वो पानी ले सकते थे। ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है कि निजी कुआं और सामाजिक कुआं का भी हमें साक्ष्य जो है वो देखने को मिल जाता है। इन कुओं को आप देखेंगे कि गोलाकार में भी और हमें अंडाकार में भी देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो नगर के अंदर और जो घरों के अंदर जो है कुएं प्राप्त हुए हैं वो गोलाकार के प्राप्त हुए हैं, और जो कहते हैं कि नगर के अंदर जो सार्वजनिक कुएं हैं वो अंडाकार के जो है वो प्राप्त हुए हैं। आपको बता दूं कि दोनों
कुओं को जो है वो कह सकते हैं एक तरीके से जो है वह घेरा गया है, ताकि उसमें जो है वो जानवर और बच्चे जो है वो उसमें ना गिरे, इसलिए जो है वो उनको जो है वह घेरा गया है। आपको बता दूं कि कई कुएं हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें उतरने के लिए जो है वह सीढ़ियां जो है वो बनी हुई, यानी कि पत्थर की जो है वह सीढ़ियां उनमें बनी हुई हैं, उनको साफ करने के लिए, उसमें जो कुछ चीजें जो गिरी हों उनको वापस बाहर निकालने के लिए जो है वह सीढ़ियों का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको जो है वो कुओं में ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये तो हमने नगर के अंदर जो चीजें थी, यानी कि नगर के अंदर जो है वो उनके निर्माण करने में जो सारी चीजें थी हमने उनके ऊपर चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार से था, हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि समाज में जो है वह कह सकते हैं कि वर्ग व्यवस्था जो है हमें देखने को मिलती है। वर्ग व्यवस्था से हमारा ये आशय है कि जो ये वर्ग व्यवस्था थी ये हमें कह सकते हैं कि उनके कार्य के आधार पर जो यहाँ पे रहने वाले निवासी थे उनके कार्य के आधार पर जो है वो उनको जो है वो वर्गों में जो है वो विभाजित किया गया था, और वर्ग के अंदर जो है हमें इनकी ये वर्ग व्यवस्था जो है वह देखने को मिलती है। तो वर्गों में जो है वह 4 व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। पहला जो था वो विद्वान वर्ग था, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ के जो पुरोहित थे, जो वरिष्ठ लोग थे, वो उनके अंतर्गत जो है वो आते थे। जो विद्वान लोग थे वो विद्वानों के अंतर्गत जो है आते थे। उसके बाद आप देखेंगे योद्धा। योद्धा से हमारा ये ऐसा है कि ये वो योद्धा नहीं थे जो युद्धों को लड़ते थे, ये वो योद्धा थे जो कि पशुओं से, जो जंगली पशु है इनसे इनकी फसलों को जो है वो बचाते थे, इनसे यहाँ के नगर के लोगों को जो है वो रक्षा उनकी किया करते थे। तो हमें यह जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि योद्धा का कार्य जो है वह एक तरीके से जो है वो फसलों को बचाने के लिए और इनके पशुओं की जो है रक्षा करने के लिए, इनके निवासियों का जो है वो रक्षा करने के लिए जो है वो इन योद्धाओं को जो है वो नियुक्त किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे व्यावसायिक यानी व्यापारी। जो व्यापारी लोग थे, आपको बता दूं कि व्यापारी हमें एक जो है वो देखने को मिलते हैं कि जो अंतरदेशीय व्यापारी और विदेशीय व्यापारी जो है वह देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर हमें 2 प्रकार के व्यापारी जो है वो प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं, एक अंतरदेशीय, एक विदेशी। अंतरदेशीय थे जो व्यापारी थे वो अपने देश के अंदर जो है वो घूम घूम करके जो है वो व्यापार का कार्य किया करते थे, और जो विदेशी व्यापारी थे वो विदेशों में जाकर के जो है वो व्यापार किया करते थे। आपको बता दूं कि जो ये व्यापारी थे ये दूर दूर तक जो है व्यापार का कार्य किया करते थे। अभी हम व्यापारियों के बारे में आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमें जो चौथा देखने को मिलता है वो हमें श्रमिक देखने को मिलता है, यानी कि जो चौथा हमें वर्ग देखने को मिलता है वह श्रमिक जो है वह देखने को मिलता है। यह सारे जो वर्ग थे ये वर्ग के आधार पर जो है वो बटे हुए थे, अपने कार्य के आधार पर जो है वो इनको इन वर्गों में जो है वह रखा जा रहा था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है हमें सामाजिक जीवन में जो है वह देखने को मिलती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनके अंदर जो है समाज के अंदर हमने देखा। अब हम देखेंगे समाज के अंदर जो स्त्रियों की दशा थी वो किस प्रकार से थी, यानी कि समाज के अंदर जो सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्त्रियां थी उनकी क्या स्थिति रही, हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि समाज की स्त्रियों की दशा क्या थी, तो हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि जो स्त्रियां थी उनकी जो दशा थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, यानी कि काफी ज्यादा अच्छा थी। स्त्रियों को जो है वो समानता का जो है वो अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, खेतों में कार्य करने का अधिकार था, संपत्ति में अधिकार था, अपने पति को जो है चुनने का अधिकार था, स्वयंवर का अधिकार था। ये सारी अधिकार जो है वो हमें स्त्रियों के जो है वह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इस प्रकार की कोई भी कुरीतियां हमें जो है वह देखने को नहीं मिलती। स्त्रियां जो थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, पूर्ण रूप से जो है वो अपना जो है वह जीवन यापन अपने अनुसार जो है वह कर सकती थी, उनको कोई भी जो है वो बाधित तो नहीं कर सकता था। तो ये प्रावधान जो है हमें स्त्रियों की दशा में जो है देखने को मिलती है कि सिंधु काल की स्त्रियां जो थी वो काफी ज्यादा समृद्ध थी, काफी ज्यादा अच्छी जीवन में जो है वो अपना जीवन यापन करती हुई देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि सिंधु जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, भले ही परिवार में जो है वो पुरुषों का जो है वो बोलबाला था, लेकिन जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक हमें देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे इस कारण से भी जो स्त्रियों की दशा है वो काफी ज्यादा हमें अच्छी जो है वह देखने को मिल जाती है। ये तो बात करी हमने स्त्रियों के बारे में। अब हम देखेंगे कि यहाँ का जो सिंधु वासी थे, जो सिंधु लोग थे, उनका जो है वो भोजन शैली किस प्रकार की थी। तो आपको बता दो कि यहाँ पे जो है हमें भोजन शैली में जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो है वो भोजन शैली जो है वो हमें इनके प्राप्त हो जाते हैं। आप देखेंगे खाद्यान्न में अगर हम चर्चा करें तो खाद्यान्न में आप देखेंगे कि गेहूं, जौ और कह सकते हैं कि चावल, इन सभी का प्रयोग जो है वो सिंधु जो लोग थे, सिंधु निवासी लोग थे, वो किया करते थे। आपको बता दो कि सब्जी के भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ये सब्जियों को भी उगाया करते थे, सब्जियों को अभी सेवन जो है वो किया करते थे। उसके बाद आपको बता दो कि फलों के भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे तरबूज, अनार, खरबूज, नींबू, इन सभी प्रकार की जो है वह
चीजों का जो है वो भोजन के रूप में जो है, फल के रूप में जो है वो प्रयोग किया करते थे। आप देखेंगे कि मांसाहार में जो है वो हमें अंडे का प्रयोग, मछली का प्रयोग और पशुओं के मांस का प्रयोग जो है वो ये किया करते थे। तो ये सारी प्रावधान जो है वो हमें खाने पीने में इनकी देखने को मिलती है कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जो है भोजनों का जो है वह सेवन करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वेशभूषा के बारे में, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी वेशभूषा किस प्रकार की थी, उनका जो जीवन था उसको उसमें वेशभूषा का क्या प्रकार रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संध्या सभ्यता के लोग थे वो स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है वो वेशभूषा श्रृंगार का जो है वो कह सकते हैं श्रृंगार को जो है वो किया करते थे, यानी कि दोनों में ही श्रृंगार का जो है वो प्रचलन था। जो पुरुष थे वो पुरुष वाले जो है वो श्रृंगार किया करते थे, जो महिलाएं थी वो महिलाओं वाला जो है वो श्रृंगार किया करते थे। अब हम थोड़ी सी चर्चा इनके वस्त्र के ऊपर करेंगे। तो आपको बता दूं जो पुरुष होता था यहाँ पे जो है वो कपास के सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि जो सूती जो ऊनी वस्त्र है यानी कि साल का जो है वो प्रयोग पुरुष जो है वह किया करते थे, और महिलाएं जो है वो एक विशेष प्रकार का जो है वो वस्त्र पहना करती थी जो कि सिर पे लगा, सिर से लेकर के पांव तक जो है वो ढकी रहती थी, और उस पर जो है वो मोर का या कह सकते हैं कि मुर्गे का जो है वो पंख जो है वो लगा होता था, जो एक विशेष प्रकार की चीजों को जो है वो दर्शाता था। आपको बता दूं कि यहाँ से जो है वो हमें कह सकते हैं श्रृंगार के भी सामान जो है वो प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे आभूषण, श्रृंगार, ये सारी चीजें जो है हमें प्राप्त हुई है। आभूषणों को भी हम जो है वह 3 खंडों में जो है विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और कह सकते हैं कि मध्य वर्ग के जो है वो आभूषण जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि जो आभूषण थे आप देखेंगे जो सोने के, चांदी के और कह सकते हैं कि जो उच्च मणि के आभूषण थे वो उच्च वर्ग के लोग जो है वो उसका इस्तेमाल किया करते थे। हाथी धन, तांबे का जो है वो आभूषण जो है वह कह सकते हैं कि मध्य वर्ग के लोग जो है वह प्रयोग में लाते थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो कांसा होता था, पर्ण होता था और तांबा होता था, हड्डी होती थी, ये सारी चीजों का जो है वो प्रयोग निम्न वर्ग के अंतर्गत जो है वो लोग किया करते थे। निम्न वर्ग के लोग जो है वो इनका प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से आप आभूषण में देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे श्रृंगार में जो है वो आप देखेंगे लिपस्टिक के, पाउडर के और कैसे में सिंदूर के, इन सभी के साक्ष्य जो है वो यहाँ से हड़प्पा कालीन लोगों के जो है वो हमें प्राप्त हुए। आप देखेंगे काजल प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक प्राप्त हुआ है और कह सकते हैं कि पाउडर प्राप्त हुआ है, सिंदूर प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो वेशभूषा के अंदर जो है वह कह सकते हैं कि एक तरीके से श्रृंगार के अंदर जो है वह रखते थे। ये तो हमने चर्चा करी इनकी वेशभूषा के ऊपर। अब हम चर्चा करेंगे इनके मनोरंजन के ऊपर। यह मनोरंजन जो है वो किस प्रकार से किया करते थे। तो आपको बता दूं कि प्राचीन काल सिंधु सभ्यता में जो है वो मनोरंजन के हमें कई प्रकार जो है वह देखने को मिलते हैं, यानी कई चरणों में इनके जो है वो मनोरंजन कार्य होता था। उनके हमें साक्ष्य भी जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हम ये जान सकते हैं कि इनके जो है वह कह सकते हैं कि मनोरंजन यह किया करते थे। पहला हमें जो है वह साक्ष्य जो है वो शतरंज का देखने को मिलता है। शतरंज जो है वो यहाँ का एक प्रमुख जो है हमें खेल देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जुआ का खेल भी यहाँ पे जो है वह होता था। उसके बाद शिकार भी जो है वो लोग खेला करते थे। शिकार का खेल भी जो लोग हैं वो खेला करते थे। रथों का जो है वो दौड़ भी होता था, यानी कि रथों को कह सकते हैं कि मैदान में जो है वो दौड़ाया जाता था और जीतने वाले को जो है वो विजेता जो है वो घोषित किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे आखेट भी ये लोग खेला करते थे। आप देखेंगे कि जो बच्चों के हमें खिलौने प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता कालीन जो बच्चे थे उनके हमें खिलौने प्राप्त हुए, तो उनमें आप देखेंगे कई प्रकार के जो है वो खिलौने प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बैलगाड़ियों के खिलौने जो है प्राप्त हुए हैं, ऊंट के, घोड़े के। तो आप देखेंगे इस प्रकार से लोगों को हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ का मनोरंजन था, यानी कि मनोरंजन करने के लिए लोग जो है वो ऊंचे स्तर के जो लोग हैं और निम्न वर्ग के लोग हैं, संगीत और कह सकते हैं कि नृत्य के भी हमें जो है वो यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीजें जो है वो मनोरंजन के अंतर्गत जो है वो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह इनका जो है वो उपभोग किया करते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से अब हम देखेंगे सवाधान के बारे में, यानी कि सवाधान किस प्रकार के थे। तो यहाँ पे हमें जो है वो 3 प्रकार के जो है वो सवाधान के जो है वो साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। पहला इस प्रकार के जो है कह सकते हैं कि पूर्ण समाधान, यानी कि जो है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है उसे आग में जो है वह जला दिया जाता था, उसको जो है पूर्ण समाधान के रूप में रखा जाता था। उसके बाद आप देखेंगे अति पूर्ण जो है वो समाधान हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जो है
वह कह सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे खुली जगह पर जो है वो ले जाकर के जो है वो रख दिया जाता था, और चील कौओं के द्वारा जो है और पशुओं के द्वारा जो जंगली पशु होते थे वो उनको खा लेते थे, और खा लेने के बाद एक निश्चित समय पर जा करके वो लोग उनकी जो अस्थियां बच जाती थी उनको जो है वो एक कलसे में जो है वो भर करके जो है वो एक जगह जो है वो दफना दिया करते थे। तो ये हमें सावधान की एक प्रक्रिया जो है वह देखने को मिलती है, और एक जो है वो पूर्ण रूप से जो है वह दफना देने वाली जो है वो सावधानी जो है वह देखने को मिलती है कि इनको जो है वो पूर्ण रूप से जो है वह दफना देते थे। ये हमें सावधानी की देखने को मिलती है। तो पूर्ण रूप से जलाना और पूर्ण रूप से दफनाना, और एक जो है वो चिड़ियों और कौवों को द्वारा जो है वो खाने के बाद उनके बचे हुए अवशेषों को जो है वो दफना देना, ये सारे प्रावधान, ये 3 प्रकार के प्रावधान हमें सिंधु सभ्यता में जो है वो प्राप्त होते। तो हमने इनके बारे में जो है वह देखा। ये तो हमने सामाजिक जीवन के बारे में देखा कि इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से था और सामाजिक जीवन जो है वो किस प्रकार से जो है वह चल रहा था। अब हम चर्चा करेंगे इनका आर्थिक जीवन जो था वो किस प्रकार से था, आर्थिक जीवन में क्या क्या नई नई पहलुएं थी, क्या क्या नई नई बातें थी, हम थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर करेंगे कि इनका आर्थिक जीवन जो था वो किस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक जीवन में हमें क्या क्या देखने को मिलती है। तो आर्थिक जीवन को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक थे वह थे कृषि। सबसे पहला जो हमें कारक देखने को मिलता है वो हमें कृषि देखने को मिलता है। तो कृषि जो था वो इनके आर्थिक जीवन का हमें प्रमुख जो है वह स्रोत देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि कृषि के माध्यम से इन्होंने विश्व की सभी जगहों पर जो है वो अपना निर्यात जो है वो किया था, निर्यात आयात जो है वो किया करते थे, उनका व्यापार जो है वो हुआ करता था। अभी हम आगे उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कृषि के ऊपर ही इनका जो है वो पूरा खाद्यान्न था, खाने पीने की जो चीजें थी वो कृषि से उत्पन्न होती थी। पहनने के लिए वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र जो है, कपास जो है वो उसका उत्पादन जो है वह किया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कृषि की इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो है वो है पशुपालन, यानी कि दूसरा जो हमें साक्ष्य जो है प्राप्त होता है वो है पशुपालन, यानी कि पशुपालन भी इनके जीवन का प्रमुख जो है हमें एक साक्ष्य एक जो है वो प्रयोग जो है वह देखने को मिलता है। प्रमुख जो कारक है वह देखने को मिलता है कि पशुओं की जो है वो दूधों को निकाल करके जो है वो विक्रय जो है किया करते थे। उनके दूधों से जो है वह मिठाई का निर्माण किया करते थे, मिठाई को जो है वो बाजारों में जो है बेचा करते थे। पशुओं को खालों को निकाल करके जो है वो कह सकते हैं कि बड़े बड़ी चीजों जो है उसका निर्माण किया करते थे। जूता चप्पल इन सभी चीजों को जो है वो उनके खालों से जो है वो बनाया करते थे। पशुओं के बालों से जो है वो ऊन का जो है उत्पादन किया करते हैं, यानी कि पशुओं के बालों से जो है वो ऊन का उत्पादन जो है वो किया करते थे। तो ये सारी प्रावधान जो है वो पशुओं का इनका हमें देखने को मिल जाता है कि पशु जो थे वो इनके आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले एक हमें महत्वपूर्ण जो है वह कारक जो है वह देखने को मिल जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनके उद्योग धंधे। तो आप देखेंगे उद्योग धंधों में आप देखेंगे कि 4-5 प्रकार के जो है वो हमें यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिलती है। उद्योग धंधों के अंदर जो है वो इनके 4-5 प्रकार की जो है विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसा कि आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें सुनार कार्य, यानी कि जो सुनार का कार्य करता था, सुनार कार्य करने वाला एक हमें सुनार का जो है वो यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। उद्योग धंधे में एक प्रमुख धंधा था जिसमें कि आभूषणों का जो है वो निर्माण सुनार का जो है वो किया करता था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें लुहार के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं कि लुहार जो था वह एक तरीके से जो है वो लकड़ियों की चीजों को जो है वो निर्माण करता था, लोहे की चीजों का जो है वो निर्माण किया करता था। तो उद्योग धंधे में ये सारी चीजें जो है वह देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे मनके के जो है वो कई उपकरण बनाए जाते थे, तो उनके लिए जो है वो बढ़ई का कार्य हमें देखने को मिलता है कि बढ़ई एक महत्वपूर्ण जो है वह कार्य जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वास्तुकार जो है वो नगर का निर्माण करने के लिए जो है वो उपयोगी होता था। आप देखेंगे उद्योग धंधे जो थे वो इनके इस प्रकार के उद्योग धंधे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो तीसरा हमें है, जो चौथा पॉइंट देखने को मिलता है, तो चौथा पॉइंट इनकी आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रहा था वह था व्यापार। व्यापार के बारे में आपको बता दूं कि व्यापार जो है वो हमें प्रमुख इनका जो है वह कारण देखने को मिलता है, यानी कि प्रमुख जो है वो इनका स्रोत जो है वह देखने को मिलता है आर्थिक का। आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत जो है वो इन सभी आप देखेंगे जितने भी मैंने अभी आपको स्रोत बताए 4-5, वो सारे के सारे जो है वो इनके जीवन को जो है प्रभावित कर रहे थे। लेकिन जो व्यापारी जीवन था, व्यापार जो था वो एक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। अब देखेंगे व्यापार मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के थे, एक अंतर्देशीय थे, एक विदेशी थे। अंतर्देशीय जो थे वो अपने अपने गांवों में कस्बों में घूम करके जो है वो बैलगाड़ियों पे चीजों को लाद करके जो है वो व्यापार किया करते थे। और जो विदेशी व्यापार था या नावों पे लाद करके जो है वो नदियों के माध्यम से जो है वो समुद्र के माध्यम से जो है वो अन्य अन्य जगहों पे आप देखेंगे कि मिस्र, ग्रीक, इराक, ईरान में भी हमारे जो व्यापारी थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो व्यापारी फैलाव था वो वहां तक हमें देखने को मिलता है। फारस की खाड़ी तक आप देखेंगे कि हमें व्यापार जो है वो सिंधु लोगों का जो है
वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि नाप तौल, आप देखेंगे कि नाप तौल जब व्यापार किया करते थे उसमें जो है वो नाप तौल की भी पद्धति हमें देखने को मिलती है, यानी कि इन्होंने तराजू का भी जो है वो आविष्कार जो है वो कर लिया था, तराजू का भी आविष्कार कर लिया था। आप देखेंगे धौराविदा से हमें जो है वो बटखरे जो है वो प्राप्त हुए हैं, जो कि तराजू पे जो है रखे जाते थे। तो आप देखेंगे तराजू का भी हमें वर्णन जो है वो यहाँ से प्राप्त होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो फुट, यानी कि आपको बता दूं कि गज और फुट का भी प्रयोग किया जाता था, किसी भी चीज को नापने के लिए गज और फुट का भी प्रयोग किया जा रहा था। तो ये सारे प्रावधान जो है हमें इनके व्यापार में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनके धार्मिक जीवन के बारे में, यानी कि इनका धार्मिक जो जीवन था वो किस प्रकार से था। तो आपको बता दूं जैसा हमें आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म देखने को मिलता है वो ऐसा ही माना जाता है कि यही समकालीन इस प्रकार का ही जो चीजें हैं वो हमें सिंधु सभ्यता के जो है वो धार्मिक जीवन में जो है वह देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो पशुपति की प्रतिमा की जो है पूजा की जा रही है। आप देखेंगे पशुपति की जो प्रतिमा है उनकी पूजा की जा रही है, जिनकी तुलना शैव धर्म के जो है शंकर भगवान से जो है की जाती है, यानी कि शंकर भगवान से जो है वह पशुपति की जो है वो तुलना की जाती है। यह जो है बहु हिंदू धर्म के जो शैव धर्म है, शैव धर्म के अंदर जो है वो शंकर भगवान की जिस प्रकार की प्रतिमा है वैसे ही यह जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो हमें इनकी महत्वपूर्ण देखने को मिलती है वो मातृ देवी की पूजा, यानी कि आप देखेंगे ग्रामीण देवी की जो पूजा आज भी आप देखेंगे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही हमें चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है कि मातृ देवी की जो है पूजा यहाँ पे हो जा रही है और मातृ सत्तात्मक हमें यहाँ का जो समाज है वो भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राकृतिक पूजा जो है हमें यहाँ प्राकृतिक पूजा का जो है प्रसंग देखने को मिलता है, जैसे कि नदियों की पूजा, पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा, पहाड़ों की पूजा और कह सकते हैं इन सभी प्रकार की जो है वो पूजा जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि हिंदू धर्म में आज भी प्रचलित हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे इसी प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें धार्मिक जीवन में इनको प्रभावित करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमने इनके धार्मिक जीवन के बारे में जो है चर्चा करी। अब हम देखेंगे कि इनकी ललित कलाएं, यानी कि इनकी जो कलाएं थी वो क्या क्या थी, हम उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि इनकी जो ललित कलाएं थी वो किस प्रकार से रही, हम उनके ऊपर जो है वो पॉइंट बाय चीजें को जो है वो समझेंगे। पहला जो है वो भवन निर्माण की जो है कला, तो भवन निर्माण की कला के बारे में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार का जो है वो भवन होता था, भवनों का क्या विशेषता बनाने की और क्या क्या विशेषताएं जो है वो होती थी, भवनों में क्या क्या नई नई पद्धतियों को ये लाते थे। तो ये आप देखेंगे कि नगर निर्माण में इनका एक जो है वो कला का एक अद्भुत जो है हमें दृश्य जो है वो प्राप्त होता है। आप देखेंगे विश्व की सभी सभ्यताओं में एक सिंधु सभ्यता ही हमें ऐसा सभ्यता देखने को मिलता है जहाँ के नगरों को जो है वह कह सकते हैं एक जो है वह एक सुदृढ़ीकरण से जो है वो बसाया जाता था, यानी कि सुदृढ़ीकरण से इनको जो है बसाया जा रहा था और उनको बसाने के बाद जो है वह एक तरीके से जो है वो किसी भी चीज का अनपटा हमें देखने को नहीं मिलता, सारी चीजें जो है वो सुदृढ़ जो है और सुदृढ़ व्यवस्था से जो है वो देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता हुआ जो है वो भवन निर्माण कला जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी जो है वो मूर्ति कला है। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है पुरोहित की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। उसके बाद आप देखेंगे कि नर्तकी की जो है वो मूर्ति प्राप्त हुई है। आप देखेंगे उनमें जो है वो एक तरीके की मूर्ति कला भी जो है वो दिखती है कि आप देखेंगे द्रवी मोम की जो है वो नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, चलकड़ी की जो है वो कह सकते हैं पुरोहित की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, तिरुपतिया साल ओढ़े हुए जो है पुरोहित की मूर्ति प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें जो है वह इनके जो है वह ललित कलाओं में जो है वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे मूर्ति कला में यह एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता हुआ हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे मुहर निर्माण की कला, यानी कि मुहर का निर्माण, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि पशुपति के अंकन का जो है वो हमें मुहर जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि लोमड़ी के आकार का जो है लोमड़ी के अंकन का जो है मुहर प्राप्त होता है, नाव का अंकन का जो है मुहर हमें प्राप्त होता है, एक सिंहा जो है वह जानवर का जो है वो अंकन जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे बैल की आकृति का जो है वो मुहर यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखेंगे उनमें जो है वो एक तरीके की जो है वो कलाएं इनकी जो है वो दर्शाती हुई हमें प्राप्त हो जाती है। तो ललित कलाओं में आप देखेंगे कि मुहर जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का पतन। ये तो हमने सभी चीजों के बारे में देखा कि किस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, नगर निर्माण की जो शैलियां थी, उसके बाद आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, ललित कलाएं जो है वो किस प्रकार से थी, हमने इनके ऊपर जो है वह चर्चा करी। अब हम जो है वह कह सकते हैं कि
इनका जो है वो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इनका पतन हुआ, हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इनका जो है वह पतन हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमें इसमें, और वैसे तो आपको बता दूं कि 8-9 जो है वो पॉइंट हमें इनके पतन के जो है वो कारणों में जो है वो देखने को मिलते हैं। हम एक एक चीजों को जो है वो समझेंगे जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। पहला जो पतन के कारण जो है वो देखने को मिलते हैं वह है कि बाढ़ के कारण, यानी कि बाढ़ के कारण जो है वह इस सभ्यता का जो है पतन हुआ, क्योंकि यह सभ्यता के जो नगर थे वो ज्यादातर जो है वो नदियों के किनारे जो है वह स्थित थे। इस कारण से जो है वह इस कारण से जो है वह यह सभ्यता का जो है पतन हुआ। आपको बता दूं कि बाढ़ के कारण से इस नगर को जो है वह नगर का जो है वह विनाश हुआ। आप देखेंगे इसका जो है प्रतिपादन करते हुए गार्डल्ड चाइल्ड, उसके बाद आप देखेंगे पिंगलर है, स्टुअर्ट पिंगल है, इन सभी विद्वानों ने जो है वह कहते हैं कि बाढ़ के कारण जो है वो सिंधु सभ्यता का पतन का जो है वो कारण ठहरा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा हमें कारण देखने को मिलता है वो है बाह्य आक्रमण, यानी कि आर्यों का आक्रमण जो है वह सिंधु सभ्यता के लोगों के ऊपर जो है वो हुआ। इस कारण से जो है वो इस सभ्यता का जो है पतन हुआ। आपको बता दूं कि गार्डन चाहे, उसके बाद पिंगलर ने जो है वह इस पद्धति को जो है माना है कि यह जो पतन हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको बता दूं जो सिंधु सभ्यता में बाढ़ के कारण से जो पतन हुआ था उसमें जो है वो मार्क्स मैके और SR राव की जो है वो भूमिका हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाह्य आक्रमण से जो है वो कह सकते हैं कि यह पतन हुआ, उसमें जो है वो गार्डन चाइल्ड है, पिंगलर है, और उसके बाद आप देखेंगे स्टुअर्ट पिंगल। तो इन सभी की बातों से ये हमें देखने को मिलता है कि जो है बाढ़ के कारण से जो है वो यह सभ्यता का जो है पतन हुआ, या फिर कह सकते हैं कि बाह्य आक्रमणकारी जो आर्य आए इस देश में, भारत में आर्य आए, उनके कारण जो है वो सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें जो तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रतिपादन कर रहे हैं उनमें आप देखेंगे ओरेल एन घोष जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन को ही कारण मानते हैं। जलवायु यहाँ का परिवर्तन हुआ, इस कारण से जो है वो सिंधु सभ्यता का जो है वह पतन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे जो चौथा पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह जल प्लावन, यानी कि जल प्लावन में आप देखेंगे MR घोष जो है वह मानते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ वह जल प्लावन के कारण हुआ। तो ये प्रावधान जो है वो हमें इनके पतन के और इनके उद्भव के और इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के ये सारे कारण जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा क्लास था, यानी कि सिंधु सभ्यता के ऊपर जो हमारा पूरा क्लास था वो हो चुका है और हमने इसके बारे में जो है वह समझ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस क्लास से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को प्राप्त हुआ होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, जय हिंद।